जीवन ज्योति क्लासेस में आज मैं राकेश सर आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो आधुनिक इतिहास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और उसके साथ साथ बिहार में जो स्पेशल आप देने जाएंगे प्राइमरी की वैकेंसी के अंतर्गत उसमें सबसे खूबसूरत टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन में, और वो भी टॉपिक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से हम इसको पढ़ेंगे। देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर जो इसके बारे में इसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे, और टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जान के चलिए और जरूर इनसे प्रश्न आएंगे। और बिहार के लिए तो एकदम रामबाण की बात बता रहे हैं, एकदम 100% प्रश्न नहीं आया तो कहिएगा सर नहीं आया। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात की जाए तो ये बहुत से विद्वानों ने कहा ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था, बहुत से विद्वानों ने कहा कि ये एक मात्र सैनिक विद्रोह था, बहुत से विद्वानों ने कहा कि नहीं ये एक तरह से मात्र जो है अपने स्वार्थ या राष्ट्रीय धर्म के प्रति ये आंदोलन था। लेकिन एक तरह से विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर ये हम मान सकते हैं कि ये भारत का एक पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसके पहले अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था, और पहली बार कोई बड़ा आंदोलन हुआ तो उसके बाद जो है उसका नाम आता है 1857 की क्रांति। और उस क्रांति के बाद भारतीयों में एक कुछ न कुछ बीच बीच में संग्राम हुए, युद्ध हुए या प्रतिस्पर्धा हुई या विद्रोह हुए, जिससे कि अंग्रेजों को भी इस चीज से बड़ा भय हो गया कि अब भारतीय लग रहे हैं कि ये विरोध करेंगे। और फिर भारतीयों के पास भी था कि हमें कोई एक अपनी यूनिटी बनानी पड़ेगी जिससे कि इस यूनिटी में हम काम करें। इसके पहले एक बात आती है, एक नाम आता उस वक्त जो वहां भारत के वायसराय थे, जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन साहब थे। इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते। ये गवर्नर भी दे सकता है। 1884 से 1888 तक भारत में वायसराय के पद पर कौन थे? लॉर्ड डफरिन साहब थे। लॉर्ड डफरिन साहब की ये उपज भी मानी जाती है। और एक और व्यक्ति का नाम आता इसमें है, रिटायर्ड गवर्नर थे, रिटायर्ड अधिकारी थे जिनका नाम था ए ओ ह्यूम। ये रिटायर्ड कर्मचारी थे जो कि खास तौर से इनसे मिलने के बाद इन्होंने कहा साहब भारत के भीतर हो रही बहुत विद्रोह को दबाने के लिए या इनको कहीं ना कहीं संगठित करने के लिए कुछ विचार करने चाहिए। लेकिन कुछ राइटरों के अनुसार कि जो ह्यूम साहब थे बड़े अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति थे, इनको लगा कि भारतीयों के साथ बड़ा ही खराब हो रहा है और गलत हो रहा है। इसके लिए उन्होंने खास तौर से ए.ओ. ह्यूम साहब ने भारतीयों की एक यूनिटी बनाने का प्रयास किया। और इसके पहले जो ए.ओ. ह्यूम साहब को हम फुल फॉर्म इनका अगर पूछेगा तो ए.ओ. ह्यूम साहब को कहते हैं एलन। हो सकता है एग्जाम में दे दे, एग्जाम में दे सकता है ये आपको। एग्जाम में आपको क्या दे सकता है? देखिए एग्जाम में देगा इसका नाम पूरा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से हम लोग जानते हैं। ये रिटायर्ड एक क्लर्क थे और खास तौर से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम साहब ने ही भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने की भूमिका निभाई थी। दूसरी बात होती है, ये भारत में जब इसकी भूमिका निभाने की बात की तो पहली बार 1884 में, कब? 1884 में एक संघ की स्थापना की गई थी जिसे भारतीय राष्ट्रीय संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसको जाना गया। तो इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना गया। और जो इंडियन नेशनल यूनियन बनाई गई ये 1884 में बनाई गई। और उस वक्त वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन साहब थे, और उनके साथ रिटायर्ड ए.ओ. ह्यूम साहब का भी नाम आया। लेकिन जब इसकी फिर से पुनः स्थापना की शुरुआत करने की बात की गई तो इसका नाम बदला गया। जो इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था उसी की जगह पे 1885 में इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया गया, और जो चेंज किया गया उसे कहा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका नाम दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। अच्छा, सारे बच्चे तो याद करते साहब 1884 में क्या हुआ? हाँ, 1884 में ये हुआ कि 1884 में ये माना जाता है कि 1884 में
भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हो गई, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हो गई। लेकिन बाद में 1885 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। और इस नाम को चेंज करने का प्रस्ताव किसने दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत वीडियो में आप नहीं पाओगे। इस नाम को चेंज करने का प्रस्ताव एक व्यक्ति का नाम आता है, जिसे हम लोग कहते हैं दादा भाई नौरोजी। क्या कहते हैं? दादा भाई नौरोजी साहब थे, जो भारत के वयोवृद्ध नेता हैं। क्या है भाई? भारत के वयोवृद्ध नेता थे, उदारवादी नेता थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने गए थे। इसलिए वयोवृद्ध नेता साहब ने एक थोड़ा सा सुझाव दिया। और कौन सा सुझाव दिया? कि इसको अब संघ की जगह पे क्या करेंगे? कांग्रेस। अच्छा, अब एक दूसरी बात आती है, कांग्रेस का तात्पर्य क्या होता है? कांग्रेस का तात्पर्य होता है सम्मेलन। क्या होता है भाई? कांग्रेस का तात्पर्य होता है सम्मेलन, अर्थ होता है सम्मेलन, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का नाम आया। बस सम्मेलन को क्या कहा गया? कांग्रेस। कांग्रेस को सम्मेलन कहते हैं। ये काम किसने किया? दादा भाई नौरोजी साहब ने किया। तो ये तो खैर स्टार्टिंग हो गई, जिसको हम देख रहे हैं, अक्सर ये एग्जाम में आएंगे। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। आगे अब ये इतना वायसराय हो गए, ह्यूम साहब हो गए, और फिर कैसे 1884 में एक संघ स्थापित किया गया, और लास्ट में फिर जाके 85 में ये प्रक्रिया आपके सामने निकल कर आई। अब इसमें देखते हैं हम लोग, आगे हैं अगली कड़ी में। अगली कड़ी में देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, कि इसकी स्थापना की बात की करेंगे, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो कब हुई? तो 28 दिसंबर को हुई। कब हुई भाई? 28 दिसंबर को हुई। और वो भी कब हुई? 1885 ईस्वी को हुई। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ये स्थापना की गई। और जो ये स्थापना की गई, कहां की गई, ये भी बड़ा प्रश्न है। तो ये जो स्थापना की गई, कलकत्ता में की गई। कहां पे? कलकत्ता में की गई, सॉरी गलत है, बंबई में की गई। इसकी स्थापना कहां की गई? बंबई में की गई। तो इसकी स्थापना जो स्थान था वो कहां बनाया गया? बंबई में बनाया गया। और उस जगह का भी नाम पूछा गया, तो उस जगह का नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत, ठीक है, पाठशाला। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला के नाम से फेमस था। और ये इस स्कूल था, संस्कृत का स्कूल था। उस स्कूल में कुल कांग्रेस में पहली बार जो प्रतिनिधि शामिल हो गए, उन प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो उस प्रतिनिधियों की संख्या कितनी बताई गई? 72 बताई गई। तो खैर पहली बार इसकी स्थापना जो हुई 28 दिसंबर 1885 को, कहां हुई? बंबई में। और किस जगह पर हुई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला। और कितने प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल या भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा। देखो, जब भी कोई सम्मेलन चलता है, उस सम्मेलन के अंतर्गत एक बड़ी बात आती है कि उसमें कोई एक व्यक्ति को उसका प्रेसिडेंट चुनते हैं, यानी कि अध्यक्ष चुनते हैं। आपने सुना कि स्थापना तो ए.ओ. ह्यूम साहब ने की, अनुमति तो लॉर्ड डफरिन साहब ने दी। और लेकिन एक बड़ा प्रश्न बन के आता है कि इसकी स्थापना प्रतिनिधि के साथ साथ इसका एक पहला अध्यक्ष भी चुना जाएगा। तो इसका जो पहला अध्यक्ष चुना गया, इसका जो पहला अध्यक्ष चुना गया, जिसके क्या कहते हैं? वेमेश चंद्र बनर्जी साहब को कहते हैं। वेमेश चंद्र बनर्जी साहब, जिसको कहीं कहीं WC बनर्जी भी कहा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, WC बनर्जी भी कहते हैं। ये कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे। 72 प्रतिनिधियों के साथ इस संस्कृत पाठशाला में बंबई में 28 दिसंबर को 31 तारीख तक ये चलता है। और इतनी बातें मैंने बता दी, तो आखिर क्या वजह थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी? देखिए, अब तो हम बहुत आजाद हो गए। अब तो हमको लगता है कि जो लोग पुराने के समय पे आजादी दिए, उनके ऊपर पॉलिटिकल गेम खेला जाए, और फिर उसमें जाति संप्रदाय धर्म में बांट करके हमें पॉलिटिकल रूप से वर्तमान दौर के राजनीतिक नेताओं की पहचान दी जाए। ये गलत है। जो महापुरुषों ने देश के लिए सर्वत्र बलिदान दिया, चाहे वो आप शहीद आजम भगत सिंह हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह जी हो, उसके साथ साथ अशफाक उल्लाह खां हो, उसके साथ साथ कलाम साहब रेड आर्मी का जो गठन किए थे पेशावर में, वो हो, उनके साथ भी और ऐसे नाम जुड़े हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के, जिन्होंने मिलकर के इस देश के इस
अंग्रेजों के इस प्रभाव को दूर किया, खत्म किया, कम किया। एक बड़ी बात आई इनके सामने कि अब तो 1857 तक राष्ट्रपिता बापूजी भी 18 हालांकि बापूजी 1914 के भारत की राजनीति में आए, लेकिन उसमें अब तक यह था कि भारतीयों को सुनने वाला कोई नहीं था। कोर्ट बनी और कोर्ट में भी उन्हीं के आदमी बैठते थे, जज जो थे उन्हीं के आदमी थे, सारी चीजों पर उन्हीं का प्रभाव था। जो वो कहते वो लोग वो करते, बाकी तो भारतीय सिर्फ एक मजदूर के रूप में, एक अपने ही देश में प्रवासी के रूप में जीवन व्यतीत करता। ऐसा नहीं कि सारे लोग खराब थे, उनमें अंग्रेजों में भी कुछ लोग अच्छे थे, जिसमें ए.ओ. ह्यूम का नाम आता है। ए.ओ. ह्यूम साहब ने क्या किया, उनको लगा, जबकि रिटायर्ड थे भारत में, उन्होंने बड़े लंबे समय तक नौकरी की थी, उनको लगा कि भारतीयों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इनके साथ गलत और ज्यादती होता है। बहुत लोगों को प्रभावित किया और कहा कि तुम लोग अपना एक संगठन बना लो, और संगठन बना करके तुम लोग इस संगठन के अकॉर्डिंग अपने हर एक प्रदेश के बड़े नगर में ये संगठन का आयोजन करो, और उसमें सारे लोगों को बुलाओ, वहां के लोगों को बुलाओ, और वहां की जो समस्या है उसको अपने पास कलेक्ट करो, और उसको ले जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंचाओ। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जब पहुंचेगा तो शायद खलबली मचेगी। तब उस वक्त लोकतंत्र कुछ ऐसा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को पूरा पता नहीं था भारत के साथ, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ये सारी बातें उनके सामने रख दी गई, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये भी कुछ अपने नियम उद्देश्य बताए। क्या बताए कि हम लोगों का ये जो अधिवेशन होगा वर्ष में एक बार होगा, और दूसरी बात, जिस जगह एक बार हुआ अगली बार उस जगह पे नहीं होगा। अगला, जिस राज्य में वो अधिवेशन हुआ उस राज्य का व्यक्ति प्रेसिडेंट अर्थात अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा, और हम लोग अपनी सारी समस्याओं को ले जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंचाएंगे। ये कांग्रेस का एक मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक वर्ष में ऐसा होगा इसका आयोजन। और ये आयोजन जो पहला हुआ, पहली जो बैठक हुई वो बंबई में हुई, किसकी अध्यक्षता में, उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई, कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने देश के बारे में इन चीजों को देखा जाएगा। और भारत की आजादी का सबसे बड़ा सूत्रधार यदि कोई था तो यही था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए इसमें आगे आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें आता है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन कि जो ये आप बता रहे हैं इसके अंतर्गत एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कैसे इन लोगों ने भारत में अध्यक्षों के बारे में बताया कि कौन कौन से अध्यक्ष चुने गए। पहला अध्यक्ष तो मैंने बता दिया। अगर मान लीजिए आपको प्रश्न याद करने हैं तो प्रश्न याद करने के लिए आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे तो समझ में आ जाएगा। ये पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था उस वक्त, और ये कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, देखो शुरू के 4 अध्यक्ष जरूर पूछता है। आप कुल जितने भी अधिवेशन हुए उन अधिवेशनों में 10 अधिवेशन ऐसे हैं, अगर आप तैयार करके गए, चैलेंज कर रहा हूं, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, एक भी पूरा का पूरा नहीं आएगा। इसलिए पहला अध्यक्ष तो सुन लिया गया। पहला जो अध्यक्ष हुआ था वो कहां पे हुई अध्यक्षता में, वो पहला जो हुआ था वो बंबई में हुआ था। किस जगह पे हुआ था, बंबई में हुआ था। ये 1885 में पहला जो हुआ था वो बंबई में हुआ। जो दूसरा हुआ वो कहां पे हुआ, ये कोलकाता में हुआ। कहां पे हुआ भाई, कोलकाता में हुआ। तीसरा जो होगा वो कहां होगा, हुआ मद्रास में हुआ, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं। चौथा कहां हुआ, वो इलाहाबाद में हुआ, जिसे आज हम क्या कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं, इलाहाबाद में हुआ। तो शुरू के 4 अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन जो हुआ 1885 में हुआ, दूसरा अधिवेशन जो हुआ 1886 में हुआ, तीसरा अधिवेशन जो हुआ 1887 में हुआ, चौथा अधिवेशन जो हुआ वो 1888 में हुआ। 4 अधिवेशन एकदम सिंपल है, यहां फिर यहां एकदम। आप जब बड़े 4 महानगरों में हुए और इनमें जो हुए चारों अधिवेशन में, तो निश्चित तौर पर अधिवेशनों के प्रेसिडेंट का भी नाम आता है। इस प्रेसिडेंट की बात की जाएगी तो इसके अध्यक्ष मैंने अभी बताया, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, वेमेश चंद्र बनर्जी साहब को बनाया गया था। ये कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ, और जो कोलकाता में हुआ इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए, उस अध्यक्ष बनाए गए, तो अध्यक्ष को जो बनाया गया उसे क्या कहा गया, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जो बदरुद्दीन तैयब जी थे
इसके बारे में क्या कहा गया, सॉरी दूसरे के बारे में, ये आपका एक मिनट, दूसरा एक नाम जो अधिवेशन आया था, ये बनाए गए दादा भाई नेरोजी साहब किए गए। बड़ा इंपॉर्टेंट है नेरोजी साहब का, दादा भाई नेरोजी, ये भारत में वयोवृद्ध नेता के नाम से जाने जाते हैं, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वयोवृद्ध नेता कौन है? दादा भाई नेरोजी। ये यहूदी जाति से संबंधित थे, इसलिए दूसरे कांग्रेस के प्रेसिडेंट दादा भाई नेरोजी को। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदला था। जो भारतीय राष्ट्रीय संघ थी उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का काम नेहरू साहब ने किए। और इनके बारे में बड़ा प्रश्न है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक अर्थात 3 बार अध्यक्ष चुने गए, यानी सर्वाधिक अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन चुना गया? दादा भाई नेरोजी। दूसरा विकल्प इसी में पूछेगा, ये भारत के वयोवृद्ध नेता थे। क्या थे भाई? वयोवृद्ध नेता थे, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे। कौन? आपके ये। तो वयोवृद्ध नेता दूसरा ये हो गया। तो 2 क्वेश्चन तो आप यहीं आ गए, और दूसरे बार ये अध्यक्ष बनाए गए। तीसरा जो अध्यक्ष मद्रास में बनता है, इस अध्यक्ष में जो आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे, और बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न है, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और जब ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो निश्चित तौर पे किस वाले में? तीसरे कांग्रेस के अधिवेशन मद्रास में थे। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष हो गए इधर। चौथा जो इलाहाबाद में हुआ, ये इसके अध्यक्ष बनाए गए जॉर्ज यूल। और जो जॉर्ज यूल साहब थे, सॉरी देखिए, जॉर्ज यूल साहब थे। इस जॉर्ज यूल साहब ये प्रथम क्या थे? प्रथम अंग्रेज थे। प्रथम अंग्रेज थे जो अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए। कब? किस वाले में? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए ये 1888 में इलाहाबाद वाले में। 4 प्रश्न तो आप यूं रट लो, 100% एग्जाम में आएगा, गारंटी और चैलेंज भी कर रहा हूं। इन चारों प्रश्न में से एक क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक। अगर सर्वाधिक प्रश्न इसमें से कोई पूछता है तो वो कौन सा पूछता है? सर्वाधिक क्वेश्चन पूछता है तो आपका उमेश चंद बनर्जी साहब का, जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, लिख लेंगे ये प्रथम अध्यक्ष थे। ये आप याद करिएगा। 1885 में बंबई में हुआ। तो दूसरा कांग्रेस का अध्यक्ष 86 में हुआ, कोलकाता में हुआ। और इसके अध्यक्ष दादा भाई नरजी साहब थे। दादा भाई नरजी साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष हुए, यानी कि सर्वाधिक अध्यक्ष हुए। कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष हुए कौन हुए? दादा भाई नेरोजी। और इन्हों को हम लोग ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जानते हैं। और फिर अगला इसमें तीसरा जो अधिवेशन हुआ 1887 में हुआ। और ये कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और अगला चौथा जो इलाहाबाद में हुआ 1888 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल साहब थे। जॉर्ज यूल साहब ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चारों का चारों अपने आप में रिपीट करेगा प्रश्न, और 100% इनसे क्वेश्चन आएंगे, ये आप लिख लीजिएगा। और एक और इसी में आता है 1896 में कलकत्ता में, 1896 में एक और हुआ, वो इसके बाद तो लगातार हुआ, लेकिन 1896 में एक और हुआ जिसे कहते हैं, ये कलकत्ता में हुआ। और रहमतुल्लाह सयानी, एक नाम है रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी साहब कलकत्ता में 1896 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए 1896 में। देखिए बीच में और भी हैं, उनसे नहीं मतलब क्यों नहीं है? जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आता है वही पूछता आपको है। और ये 12वें अधिवेशन में थे। किस अधिवेशन में थे? 12वें अधिवेशन में बनाए गए रहमतुल्लाह सयानी साहब है। और रहमतुल्लाह सयानी साहब के बारे में क्या कहा गया? इसके इन्होंने पहली बार जो वंदे मातरम है, क्या भाई? पहली बार जो वंदे मातरम है, पहली बार जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम जो था उसे पहली बार गाने वाला काम जो हुआ, पहली बार वंदे मातरम गाना जो हुआ किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ? तो आपके
कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन 12वें में 1896 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो रहमतुल्लाह या रहमतुल्लाह अंसारी, दोनों नाम दे सकता है, इनकी अध्यक्षता में हुआ। तो 5 क्वेश्चन तो यूं याद कर लो। और वंदे मातरम वाला विकल्प तो ऑलरेडी एग्जाम में आएगा और श्योरली मान के चलो कि इनसे प्रश्न जरूर बनेगा। आगे हम लोग देखते हैं आगे देख लेते हैं। इनके बाद अब ये 4 तो 5 तो मुझे लग रहा है आपको रट लेने होंगे, इनसे प्रश्न उठा देगा और श्योरली आएगा, ये मान के चलिए आप। अगला फिर इसमें प्रश्न आता है, देखते क्या होता है। कांग्रेस के अगले अध्यक्ष की बात की जाएगी तो उसमें कौन कौन से पद पर अध्यक्ष होंगे। एक आता है, पहली बार भारत में एक स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया, पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। तो पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में, और 1906 में दादा भाई नौरोजी साहब थे, और नौरोजी साहब के कार्यकाल में अध्यक्षता में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इनकी अध्यक्षता में ये हुए। तो पहली बार स्वराज्य शब्द आ रहा है, और स्वराज्य शब्द की जो बात आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि ये दादा भाई नौरोजी साहब का आएंगे। और ये 22वां था, ये भी याद करना तो पूछेगा तो नहीं, लेकिन 22वां, ये 22वां जो था, क्या ये 22वां कांग्रेस का माना जाता। अब इसमें कुछ बातें देखो क्या है, मैं हालांकि बताऊंगा आंदोलन स्टार्ट करके, आपको श्योरली रिकॉर्ड से कह रहा हूं कि आप लोग एक एक डेट को क्रम से तैयार कर लीजिएगा, रटने की जरूरत है नहीं। 1885 मैंने उठा दिया है और मैं क्रम से आगे बढ़ रहा हूं। और उसके बाद जो आंदोलनों की शुरुआत होगी, जो बंगाल विभाजन होगा, जो फिर उसके बाद सूरत फूट होगी, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, फिर मार्ले मिंटो अधिनियम होगा, उसके बाद फिर 1913 में कामाघाटा मारू कांड होगा, फिर उसके बाद 15 में गांधी जी का भारत के राजनीति में प्रवेश होगा, फिर लखनऊ में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होगा, रौलट एक्ट होगा, जलियांवाला बाग होगा, तीनों आंदोलन होगा। वो एक क्रम से आप पढ़िए और श्योरली या तैयार करके आएंगे आप। देखिए 1906 में दादा भाई नौरोजी साहब जब अध्यक्ष बने तो आखिर पहली बार इस शब्द का प्रयोग लाया क्यों गया? ये भी तो एक शब्द है, इसलिए लाया गया कि भारत में एक बंगाल था। अब बंगाल को आपने देखा है ना, बंगाल का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा था, एक था इस साइड का, इसको पूर्वी बंगाल कहते थे, इसको पूर्वी बंगाल कहते थे, और एक था ये, इसको पश्चिमी बंगाल कहते थे। ठीक, यहां भी और यहां भी दो थे। यहां क्रांतिकारी बहुत पैदा होते थे। तो लॉर्ड कर्जन साहब गवर्नर थे, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इनको राज्य को बंटवारा कर दिया जाए। तो एक पूर्वी बंगाल हो गया और एक पश्चिमी बंगाल हो गया। हमारे भारत के नक्शे में एक प्रश्न आता होगा, भारत के नक्शे में भारत के पूरब में है बंगाल यानी कोलकाता, लेकिन उसको नाम डालते हैं पश्चिम में बंगाल, पश्चिम बंगाल। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बंगाल के पैटर्न को, ये पूर्वी बंगाल आज के दौर पे ये क्या हो गया, आज के दौर पे ये जो है इसे हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? बांग्लादेश कहते हैं, जो भारत से 1971 में अलग हो गया। और फिर एक पश्चिमी बंगाल भारत में आ गया। इसकी राजधानी अगर ढाका बनी, इसकी राजधानी अगर ढाका बनाई गई तो इसकी राजधानी कोलकाता बनाई गई। और ये जब आंदोलन क्या कहते हैं, बंगाल को डिवाइड किया गया कि यहां का आदमी इधर नहीं, उधर का आदमी इधर नहीं, तो निश्चित तौर पे विरोध होगा। तो दादा भाई नौरोजी साहब ने तुरंत आनंद फानन में 22वां कांग्रेस का अधिवेशन कहां शुरू किया? ये आपका कलकत्ता में। कहां पे हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता में ये 22वां आंदोलन का शुरू हुआ। और इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि 22वें आंदोलन के अंतर्गत जो कलकत्ता में हुआ, नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, और पहली बार स्वराज शब्द की शुरुआत हुई कि मेरा स्वयं का राज्य। और मेरा स्वयं का राज्य कहां से होगा? बंगाल को फिर से जोड़ने के लिए, बंगाल को फिर से जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई। तो ये तो आपका हो गया अगला पॉइंट। फिर आगे बात देखते हैं क्या होता है इसमें, इसके बाद कौन सा पॉइंट होता है। ये आपका हो गया 22वां सम्मेलन, जो स्वराज की बात करने की बात यहां पे कर रखे हैं।
और आगे देखिए इसमें इसमें अगला है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन जो था, ये कांग्रेस का विभाजन जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस का विभाजन का नाम आएगा तो इसी को हम लोग कहेंगे सूरतपुर। क्या कहेंगे भाई? सूरतपुर। ये विभाजन 1907 में हुआ। उस वक्त कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस साहब थे। ये कांग्रेस के उस वक्त क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए। रास बिहारी बोस साहब जो अध्यक्ष थे उनके बारे में देखिए। रास बिहारी बोस साहब जी, इस अधिवेशन के अंतर्गत जो बात की जाती है उसमें यह कहा गया कि ये 1907 में रास बिहारी बोस के समय पे कांग्रेस जो है विघटित हुई। 1907 में किस जगह पे भाई? सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो उसमें एक तरफ नरम दल थे और एक तरफ क्या थे? गरम दल थे। नरम दल में उदारवादी लोग थे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह लोग थे। और गरम दल में चंद्रशेखर आजाद से लेकर बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये सब गरम दल में थे। तो चूंकि अध्यक्ष को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़े हुए तो कुर्सियां भी बहुत चल गई। जब कुर्सियां चल गई तो उसी को कहते हैं कांग्रेस में फूट हो गई, कांग्रेस का विभाजन हो गया। कहां पे हुआ? सूरत में। उसे सूरतपुर भी कहा गया। और इसी से नरम दल से निकले कौन? उदारवादी। उदारवादी। और गरम दल से निकले कौन? उग्रवादी, या उसी को कहा गया क्रांतिकारी। कौन से निकले? क्रांतिकारी लोग निकले। दो रास्ते हो गए। भारत के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए इनकी विचारधारा टैली नहीं की। ये ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे, लेकिन ये ईंट का जवाब उदारवादी, गांधीवादी विचारधारा जैसी सिद्धांतों से देना चाहते थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट भारत की राजनीति का समय है। अंग्रेजों के लिए बड़ा एक राहत का काल आया कि अरे अब तो बंटवारा यहाँ पे हो गया और हम लोग जो है इसमें अब आसानी से अपना जो है काम कार्य कर लेंगे। अगला एक नाम आता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है। पहली बार भारत में 1911 में एक जनगणना की गई। भारत में पहली बार एक जनगणना की गई। देख लीजिए वो कौन सी जनगणना थी। अगर भारत में पहली बार जनगणना की बात की जाती है तो गणना में नाम आता है कि 1911 में भारत जनगणना भारत में पहली बार जनगण मन गाया गया। और वो भी कहां गाया गया? पहली बार जनगण मन गाया गया। पहली बार जनगण मन गाया। एक बिशन नारायण साहब थे। उस वक्त कांग्रेस की जो अधिवेशन हुआ, पंडित नाम थे, पंडित विशन नारायण। पंडित विशन नारायण साहब थे जो कि 1911 में कलकत्ता में, विशन नारायण धर साहब थे 1911 में कलकत्ता में। कहां भाई? कलकत्ता में 1911 में एक किसकी अध्यक्षता में? पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में कलकत्ता में गाया गया। और 1911 में ये पहली बार जनगण मनगढ़ जो गाया गया, इनकी अध्यक्षता में कहां पे गाया गया? कलकत्ता में गाया गया। ये आपको पता है कि जनगण मन अधिनायक जय किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है, अपनी गीतांजलि में लिखा। किसके लिए लिखा है? चार्ल्स पंच साहब भारत आ रहे थे और आ रहे थे, इनको कहा गया कि आप कोई अच्छा उनके सम्मान में एक राष्ट्र गीत लिखिए। उन्होंने एक राष्ट्रीय गीत लिखा, लेकिन वो जो लिखा वो भी बहुत तेज और तर्रार व्यक्ति थे। उनको नाइटहुड की उपाधि भी मिली, लेकिन वो फिर त्याग दिए। वो जो ये इसकी स्टार्टिंग की जनगण मन की, तो जन माने लोग, मन माने मन से, गण माने गणराज्य के लोगों के अधिनायक यानी राजा की जय हो। यानी आज के समय पे भी फिट हो रहा है, राष्ट्रपति की जय हो, प्रथम नागरिक की जय हो। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा ये सारी चीजें जो होती है उसी में आती है। द्राविड़ उत्कल बंद, उत्कल उड़ीसा कहते थे, ये सारी चीजें इसमें आती थी। पहली बार इसको गाया गया। तो कब गाया गया? 1911 में। कहां गाया गया?
कोलकाता में गाया गया, ये याद रख लीजिएगा। 1916 में एक और कांड हुआ। देखिए 1916 में एक और प्रश्न पूछता है। 1916 में कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का एक और अधिवेशन हुआ, और जो वो अधिवेशन हुआ वो लखनऊ में हुआ, लखनऊ में हुआ। और लखनऊ में ये जो स्थान था कांग्रेस का, उस स्थान पर ये 1916 में कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। 1916 में जो हुआ उसमें अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, मजूमदार इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ में कब? 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और ये बड़ा था, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसी को कहते हैं लखनऊ पैक्ट। क्या कहते हैं? इसमें लखनऊ पैक्ट कहते हैं। और लखनऊ पैक्ट का मतलब होगा क्या है? 1916 में हुआ। इसमें जो कांग्रेस थे और उसके साथ साथ जो मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, मुस्लिम लीग में समझौता हुआ कि हमारे और आपके रास्ते एक हैं, हम लोग अलग रहकर काम नहीं कर पाएंगे, हम लोग जो है जब तक साथ नहीं होंगे तब तक कामयाब नहीं होंगे। इसलिए 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अंबिका चरण मजूमदार साहब इसके अध्यक्ष थे। इसको इतिहास में लखनऊ पैक्ट कहते हैं। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौता के रूप में ये प्रश्न आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप ध्यान से समझ सकते हैं। एक 1917 में फिर से एक अधिवेशन हुआ। 1916 के बाद अगला होता है 1917। 1917 में जो अगला हुआ ये कलकत्ता में हुआ। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ। और इस कलकत्ता में जो इसके प्रेसिडेंट बनाए गए यानी अध्यक्ष बनाए गए वो पहली महिला बनाई गई, जिसे एनी बेसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। क्योंकि ये जो एक चलता था थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसके अंतर्गत होम रूल की शुरुआत की थी। तो पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कब बनी? 17 में। कहा? कलकत्ता में। और उन्हें क्या कहते हैं? उनका क्या नाम है? एनी बेसेंट साहब के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला एक है सबसे युवा अध्यक्ष कौन बना कांग्रेस का? 1923 में। 1923 में सबसे युवा अध्यक्ष सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के बने अब्दुल कलाम साहब। अब्दुल कलाम आजाद साहब सबसे युवा थे। कब बने? 1923 में बने। और 1923 में जब ये बने तो उस वक्त जो है 1923 में बने। और कहां स्थान पे हुआ था ये? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कांग्रेस के 1923 के अधिवेशन के अंतर्गत सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? अब्दुल कलाम आजाद। ये नहीं अब्दुल कलाम आजाद, वो आजाद थे, अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद वो थे जो उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी और महती भूमिका अदा किए थे। तो दो तो यही हो गए। अगला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त पद पर थे। तो 1924 में कांग्रेस में एक अधिवेशन हुआ, बेलगाम अधिवेशन। इस बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस के एकमात्र बार अध्यक्ष कौन बने? एकमात्र बार अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने थे कौन से? आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बने थे। महात्मा गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और कब थे? 1924 में। किसमें? बेलगाम वाले अधिवेशन में हम लोग जानते हैं। तो एक तो ये हो गया कांग्रेस का 1924 के इस अधिवेशन के अंतर्गत। अगला इसमें प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? प्रथम भारतीय महिला। अब ये 1925 में एक अधिवेशन हुआ कानपुर वाला। और इस कानपुर वाला
पहली पहली भारतीय महिला पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, एक प्रथम महिला अध्यक्ष, लेकिन वो आयरस की थी जी। लेकिन अब ये प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, तो कौन है? सरोजनी नायडू साहब बनी। सरोजनी नायडू साहब ये कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला, और वो क्या था? प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो आपकी सरोजनी नायडू साहब को बनाया गया। फिर अगला इसमें कुछ क्वेश्चन आता है 1929 वाले में आता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1929 में क्या आता है? देखिए, जो बताओ इंपॉर्टेंट वो समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा प्रश्न है 1929 में लाहौर में फिर एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और ये जो लाहौर में अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता कौन किए? तो इसकी अध्यक्षता करने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रथम अध्यक्षता के रूप में। और प्रथम अध्यक्षता के रूप में जब नेहरू साहब थे, तो निश्चित तौर पे इसमें क्या किया गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? किस वाले में? वही 1929 वाले में, लाहौर में। पूर्ण स्वराज का मतलब पहली बार अल्टीमेटम दिया गया, जब अंग्रेज नहीं माने तो नेहरू साहब ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के तट पर पहली बार भारत का तिरंगा झंडा फहराया। और उस तिरंगे झंडे में केसरिया की जगह पे लाल रंग का था, बाकी सफेद हरा था, और जो अशोक चक्र की जगह पे चरखा था, वो पहली बार किया गया। तो पूर्ण स्वराज मांग रहे थे नेहरू साहब, अंग्रेज नहीं दिए, तो इन्होंने फिर उसके बाद पहली बार झंडा फहरा दिया। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि पहली बार वो कौन सा अधिवेशन हुआ जो गांव में आयोजित हुआ था? तो 1937 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था? फैजपुर में। और जो ये फैजपुर में हुआ था, और ये पहली बार गांव में हुआ था। गांव में यह अधिवेशन हुआ था, और जो ये गांव में ये अधिवेशन हुआ था पहली बार 1937 वाले में, तो इसमें भी अध्यक्ष वही थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब इसके भी प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे। तो पहली बार गांव में कहा हुआ? फैजपुर। तब 37 में कौन अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। और इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आएगा, 1946 में एक कांग्रेस का अधिवेशन और होगा, और जो 1946 में कांग्रेस का एक और अधिवेशन होगा, 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, ये मेरठ में होगा। मेरठ में। और इस मेरठ के अंतर्गत क्या होगा? जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्ष बनाई गई। जेबी कृपलानी अध्यक्ष बनाई गई, और ये अध्यक्ष बनाई गई 1946 में, और 48 तक थी। ये आजादी के समय, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, आजादी के समय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो आजादी के समय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? जेबी कृपलानी साहब को कहा गया, ये आजादी के समय यहां की अध्यक्ष थी। और लास्ट में एक 1950 में अंतिम बनाया गया, 1950 में एक और पूछेगा, इसे पुरुषोत्तम दास टंडन साहब को बनाया गया। पुरुषोत्तम दास टंडन साहब जो थे, ये 1950 में बनाए गए, और ये जो अधिवेशन अंतिम हुआ था नासिक में हुआ था। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, बस ये जानिएगा कि ये 1950 का अधिवेशन था। अंतिम में भी ये मतलब 56वां कह सकते हैं, कौन था? 56वां अधिवेशन, 56वां अधिवेशन। लेकिन आज तक ये प्रश्न नहीं आया है। तो ये लेकिन आया है जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ, अर्थात 15 अगस्त
1947 को जब आजाद हुआ, तो 1947 को आजाद हुआ तो कांग्रेस का अध्यक्ष कृपलानी साहब थी, 46 से 48 तक थी, 46 में बैठी थी और 1948 तक ये थी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। तो मुझको लग रहा है इसमें एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने भी प्रश्न को मैंने बताया है, श्योरली 2 नंबर रिजर्व एग्जाम में। तो आप याद कर लिए। आज के लिए इतना ही जीवन ज्योति क्लासेस में। धन्यवाद।